फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, नर्वस, स्केलेटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, अभी तक हमने सेल के बारे में पढ़ लिया है और टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिए हैं, ठीक है। सेल डिवीजन देख लिया है। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे। देखिए, जो ह्यूमंस के जो सिस्टम बने हुए हैं, ये सारे सिस्टम किसके अंदर हैं? ह्यूमन के अंदर हैं। ये भी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी वर्क कैसे करती है। डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती है हमारी बॉडी, जैसे खाने को पचाना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरीके से हम लोग जो जो ह्यूमन की बॉडी परफॉर्म करती है ना फंक्शन, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो आज का हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे जानेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं जो हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? खाना खाने से लेकर खाना पचने तक, डाइजेस्ट होने तक, खाना इनटेक, फ्रॉम द इनटेक ऑफ फूड, फूड को मुंह में डालने से खाने के पचने तक जो भी सिस्टम वर्क करता है एक्सक्यूज मी, जो भी सिस्टम वर्क करता है खाने के डाइजेशन में, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एक ग्लैंड। ये दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं हमारा। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। ये पार्ट आपको याद होने चाहिए। होता क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या विच वन इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चार ऑप्शन दे देगा। अगर पूछेगा कि कौन पार्ट है, तो इनमें से ही आपको एक टिक करना होगा, ठीक है। ये एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से ही सारे, ये याद होने चाहिए। सिमिलरली ग्लैंड्स, इसके कौन कौन से हैं? स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए ये यहाँ पर भी है, ठीक, कॉमन है, गैस्ट्रिक जूस। तो ये सब के हैं, ग्लैंड्स के पार्ट हैं। खाना पचाने में मदद करते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ठीक। सबसे पहले डाइजेशन। देखिए, आपने कुछ भी खाना खाया तो आप जैसे ही उसे मुंह में डालते हैं, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमतौर पे हम सोचते हैं कि पेट में खाना पचता है, स्टमक में। आम धारणा ऐसी, हम जनरल बात करने में ऐसी बात करते हैं कि पेट में खाना पचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या चीज होती है माउथ में डाइजेस्ट? वो है कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च, ठीक। ये पॉइंट याद रखना। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। और क्या चीज होती है? ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा माउथ सलाइवा सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा, सलाइवा जिसको कहते हैं हिंदी में थूक, ठीक है। तो ये सलाइवा सिक्रीट करता है हमारा माउथ। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में एक एक चीज बोलते हैं टाइलिन,
ठीक है, इसे याद कीजिए। पूछते हैं कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में, तो टाइलिन होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक, आपको ये चीज याद होना चाहिए। सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहाँ पर होता है स्टार्ट, आपको पता होना चाहिए माउथ में। कौन, सलाइवा क्या सीक्रेट करता है, टाइलिन, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ में हम, जो हमारा माउथ है वो सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइलिन, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, आइए थोड़ा देख लेते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा माउथ हो गया, अंदर इसमें तीत होते हैं। उसके बाद ये जो जा रही है ना नली, आहार नली हिंदी में बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ठीक, खाना मुंह से चबाने के बाद और सलाइवा मिलने के बाद इस ओइसोफेगस में जाता है और ओइसोफेगस से नीचे की तरफ जाता है। ठीक, ओइसोफेगस से नीचे जाता है ये स्टमक में। अब खाना हमारा स्टमक में आ गया। देखिए, माउथ से गया ओइसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में। स्टमक में खाना पचता है, ये मान लीजिए एक तरीके से प्रोसेस होता है। पचता तो खैर नहीं है एक तरीके से। उसके बाद क्या होता है ना, स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो इसमें हेल्प करता है हमारे लीवर और पेनक्रियास। ये कुछ जूसेस जो हैं सेक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, जिससे खाने को पचने में हेल्प मिलती है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प मिलती है। तो खाना हमारा माउथ से ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया। स्टमक में लीवर और ये थोड़ा बहुत सेक्रेशन करते हैं, जिनसे हेल्प मिलती है खाने को पचने में। ठीक, उसके बाद ये हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देख रहे हैं आप, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, तो खाने से जो भी एनर्जी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, खाने से एनर्जी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमारा वाटर वगैरह होता है ना खाने में बचा हुआ, तो वो सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब खाने से एनर्जी किसने ले ली, स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने से वाटर वगैरह और जो बाकी कुछ बच गया वो किसने ले लिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने। तो एनर्जी तो हमारी अब सोख ली गई है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा। ठीक है, उसके बाद खाना एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि माउथ से ओइसोफेगस में गया खाना, ओइसोफेगस से स्टमक में। स्टमक में कुछ जूसेस और कुछ एंजाइम सेक्रेट किए गए, किनके द्वारा, हमारे लीवर के द्वारा, पेनक्रियास द्वारा। ये लीवर और पेनक्रियास खाने को पचाने में मदद करते हैं। स्टमक के बाद ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो हमारे एनर्जी थी फूड से वो एब्जॉर्ब कर ली गई। उसके बाद गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो वाटर था वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद एनएस में, बॉडी के बाहर। इस तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम चलता है। ठीक, तो आइए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं फिर इसके बारे में। देखिए, जो हमने सलाइवा पढ़ा ना, सलाइवा वो ग्लैंड जो वो 3 जगह से सेक्रेट करता है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ये याद रखने हैं आपको, फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद खाना मुंह से जाएगा ऑइसोफेगस में। अभी तक हम मुंह की बात कर रहे थे, मुंह में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ठीक,
सलाइवरी ग्लैंड ने सेक्रेशन किया 3 जगह से और उसने स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करा। उसके बाद खाना गया ओइसोफेगस में। हाँ, एक और चीज देखिए, हमारे टीथ जो होते हैं ना, वो क्रशिंग के लिए यूज होते हैं खाने के। तो जितना अच्छे से खाना क्रश होगा, जितने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूटेगा, उतना अच्छा डाइजेशन में हेल्प होगा। ठीक है, मतलब अगर हम अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो हमारे डाइजेशन में हेल्प होती है हम लोगों को। ठीक, और हमारे जो हैं दांत के फॉर्मूला, ये एक नोट है, इसे नोट कर लीजिए। डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3, ये ऑप्शन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभार। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें यहाँ 2 1 2 3 होगा, वो आपको टिक करना है। ठीक, और इसमें जो ये थर्ड है, इसको बोलते हैं अकल का दांत, विजडम टूथ बोलते हैं इंग्लिश में, विजडम टूथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखिए, खाना हमारा कहाँ चले गया, मुंह से ऑइसोफेगस में। अब ऑइसोफेगस क्या है, ये एक नैरो ट्यूब है। आहार नली या ऑइसोफेगस क्या है, एक ट्यूब जैसी है, नैरो ट्यूब है। और कमाल की बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। ये नोट कर लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में डाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है ऑइसोफेगस। ठीक है, ऑइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। और देखिए, खाना जैसे इससे जाता है ऑइसोफेगस से, ये मान लीजिए ऑइसोफेगस से, तो खाना यहाँ से नीचे कैसे जाएगा, ये थोड़ा एक्सपेंड होगी इस तरीके से, और खाने को धक्का लगाएगी नीचे की ओर। ठीक है, ये धक्का लगाएगी खाने को। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना इसका, खाने को नीचे की ओर धक्का लगाने के लिए जो मूवमेंट होता है हमारे ऑइसोफेगस का, खाने को नीचे की ओर धक्का लगाने के लिए, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, उस मूवमेंट को, जो ये मूवमेंट हो रहा है इस ओसोफेगस का, ठीक, कभी ऐसे हो जाती है, ये खाना नीचे आ जाए, फिर नीचे वाले पोर्शन में हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो इस जो ये मूवमेंट कर रही है हमारी ओसोफेगस, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा हमें जो 2 पॉइंट नोट करना है वो कौन सा है, एक ऑइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, और इसका मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, अब जो खाना है वो ऑइसोफेगस से चला गया स्टमक में। कहाँ आ गया, स्टमक में। देखिए, माउथ में क्या हुआ था, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट हुआ था ना हमारा डाइजेशन। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। और क्वेश्चन आता है कि स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और इस तरीके से चौथा कोई और। तो आपको पता होना चाहिए स्टमक में प्रोटीन, उसी तरीके से माउथ में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में प्रोटीन। देखिए, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। स्टमक HCl और म्यूकस को रिलीज करता है। जो स्टमक होता है हमारा, वो 2 चीजें रिलीज करता है। क्या क्या, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस। ठीक है, इन 2 को वो रिलीज करता है। ये देखिए, ठीक, स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक और म्यूकस को रिलीज करता है। अब HCl का फंक्शन क्या है, जो हमारे पेट में एक ऑलरेडी पेप्सिनोजिन करके चीज होती है, पेप्सिनोजिन होता है हमारे स्टमक में, ऑलरेडी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है,
पेप्सिन में। मतलब हमारे स्टमक में ऑलरेडी एक चीज है, पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिनोजिन जैसे ही खाना आता है तो स्टमक जो है HCl रिलीज करता है। खाना पेट में आया, स्टमक HCl रिलीज करता है, और हमारे पेट में ऑलरेडी पेप्सिनोजिन है, तो ये पेप्सिनोजिन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन कहाँ यूज होता है? प्रोटीन के डाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए आप, पेप्सिन। ठीक, ये पूछा जाता है। उसके बाद हमने देख लिया प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। और देखिए दो चीजें कर रहा था ना हमारा रिलीज स्टमक, एक था HCl, एक था म्यूकस। ये म्यूकस आएगा यहाँ पे। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, म्यूकस आएगा, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल। तो ये दूसरा जो म्यूकस होता है, म्यूकस ये उसी HCl से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो HCl आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हमारी वॉल को भी जला सकता है। लेकिन ये म्यूकस जो स्टमक ने ही रिलीज किया HCl से स्टमक की वॉल की रक्षा करता है। तो हमने देख लिया स्टमक में किस तरीके से हमारा प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उसके बाद देखिए डाइजेशन में हेल्प हमारे लीवर कैसे करता है। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर खाना पचाने के लिए, हेल्प करने के लिए बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। पॉइंट ये है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय लीवर। क्वेश्चन आता है बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर करता है। ठीक है, लीवर करता है बाइल जूस को प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस तो कर दिया, अब ऐसा थोड़ी ना कि प्रोड्यूस करते ही सीधा बाहर पेट में, ऐसा नहीं होता। लीवर जब बाइल जूस को, मान लीजिए ये लीवर है, ये जब बाइल जूस प्रोड्यूस करता है तो कहीं पे स्टोर करता है इसको। स्टोरेज है इसके पास, एक स्टोरेज एलिमेंट है इसके पास जो इस बाइल जूस को स्टोर करता है, और जरूरत आने पे तब सेक्रेट होगा। ठीक, तो ये देखिए लीवर ने सेक्रेट कर रहा है लीवर, उसके बाद ये लीवर बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है, ये बाइल जूस सारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और जहाँ स्टोर होता है उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर ने बाइल जूस को सेक्रेट किया जो कि स्टोर हुआ जाके गॉल ब्लैडर में। अब इस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है बाहर थ्रू बाइल डक्ट। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि लीवर ने बाइल जूस सेक्रेट किया जो जाके स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, स्टोर हो गया। उसके बाद बाइल जूस जब बाहर निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है? बाइल डक्ट के। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं सीधा आपके। बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? लीवर। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस रिलीज कहाँ से होता है, बाहर कहाँ से निकलता है? बाइल डक्ट से। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस पे, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा इन तीनों पॉइंट्स पे। थोड़ा बाइल जूस के बारे में फैक्ट है कि बाइल जूस होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। ये भी पूछ लेते हैं फैक्ट्स 1 नंबर में, आप याद रखिए बाइल जूस जो होता है ग्रीन इन कलर होता है। ठीक, तो हमने देखा कि हमारे लीवर ने क्या क्या काम किया। ठीक है, लीवर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हेपेटिक भी कहते हैं इसको। ठीक, अब हमने पढ़ा जो लीवर होता है ये बाइल जूस बनाता है। कैसे? लीवर के अंदर 2 सेल होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक,
लीवर के अंदर दो सेल होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ये दोनों ही सेल मिलके बाइल जूस बनाते हैं। समझ गए आप? लीवर के अंदर हो गए दो सेल, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, वर्डिन। ये दोनों मिलके बाइल जूस बनाते हैं। उसके बाद ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक। याद रखने लायक चीज ये है कि लीवर, माफ कीजिएगा, जो ये होता है हमारा बाइल जूस, इसका कलर होता है ग्रीन। इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं पेनक्रियास पे। पेनक्रियास भी हमारे डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करते हैं। कैसे? पेनक्रियास 3 एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। देखिए, अभी तक हमने किसका, माउथ का फंक्शन पढ़ लिया। माउथ में देख लिया हमने क्या होता है, उसके बाद ऑइसोफेगस में देख लिया, स्टमक में देख लिया, HCl रिलीज करता है हमारा। उसके बाद हमने ये लीवर का देख लिया फंक्शन। अब हम देखेंगे पेनक्रियास का फंक्शन। पेनक्रियास कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में? तो पेनक्रियास 3 तरीके के एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन से? अमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन। ये सब आपको याद ही करने हैं, फैक्ट्स हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको याद रखने हैं। कौन से एंजाइम रिलीज करता है? अमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन। ये हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए, याद है कार्बोहाइड्रेट का पचना कहाँ से स्टार्ट हो गया था? सीधा माउथ से स्टार्ट हो गया था ना। प्रोटीन्स का हमारे स्टमक से स्टार्ट हो गया था ना। तो देखिए, अमाइलेज जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट के। लाइपेस किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट्स के। और ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन्स के। याद करना है इनको। क्वेश्चन आएगा, अमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से लाइपेस, फैट्स, ट्रिप्सिन, प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। अब इनको याद करने के लिए अब ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। देखिए, अमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन, अगर हम अल्फाबेटिकली जोड़ें तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद एल आता है, उसके बाद टी आता है। सिमिलरली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की बात करें, अगर अल्फाबेटिकली देखें तो सबसे पहले सी आता है यहाँ, फिर एफ आएगा, फिर पी आएगा। सही बात है ना? सी पहले आता है, एफ बाद में, फिर पी। तो इनको जोड़ दीजिए बस। जैसे ये सी आएगा, आप देखेंगे सी एफ और बी से पहले पढ़ता है, तो आप इस बारे में देखेंगे। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप बोलेंगे वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या होगा? अमाइलेस, आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो अमाइलेस डाइजेशन हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में, लाइपेस हेल्प करता है फैट्स में, ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन्स में। और एक और काम करता है पेनक्रिया। पेनक्रिया क्या करता है? हमारा जो स्टमक का पीएच है ना, एसिड बेस में हमने पढ़ा था पीएच, उस पीएच को 7 रखता है। 7 क्या था? न्यूट्रल था, याद है? 7 से 1 की तरफ जाते हैं तो एसिड होता है, 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेस होता है। तो हमारा पेनक्रियास क्या होता है? स्टमक को 7 तक रखता है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारा पीएच कम हो गया तो एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में। एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर HCl बहुत ज्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाती है ना। एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl क्या करता है? एसिडिटी। तो वही पेनक्रियास क्या करता है? हमारे पेट के पीएच को 7 मेंटेन करके रखता है। अगर पीएच बढ़ गया तो फिर बेसिसिटी हो जाती है, पेट में ज्यादा बेस, दोनों केसेस में हमारा पेट को नुकसान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट काम है पेनक्रियास का। ठीक। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स हैं। ऑप्शन आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लैंड्स का नाम दे देंगे और पूछेंगे किसके
डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, फैक्ट है, इसे आप नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं? प्रोटीन्स की हेल्प में डाइजेशन में। लाइपेस और बाइल्यूस फैट की, और अमाइलेस और स्लाइवरी कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद कर लीजिए। ठीक, ग्लैंड्स की नेम और किस में किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। वेट कीजिए, हाँ जी ये रहा। लीवर जो होता है, लीवर ये सबसे भारी और सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर जो है सबसे बड़ा ऑर्गन और सबसे भारी ऑर्गन है। क्वेश्चन आता है ये, फैक्ट्स पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये पूछेगा कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इंटरनल, इस बात में ध्यान दीजिएगा। इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल मतलब शरीर के अंदर। एक चीज माइंड में रखिए ध्यान, कि स्किन करके भी एक चीज होती है, स्किन। अगर वो ऑप्शन में इंटरनल बोलेगा तभी आपको लीवर टिक करना है, वरना ये है स्किन। ठीक है, अगर वो इंटरनल पूछेगा तभी लीवर टिक कीजिएगा, वरना स्किन में टिक कीजिएगा। तो लीवर जो होता है वो इंटरनल बड़ा ऑर्गन, सबसे भारी और सबसे बड़ा ऑर्गन होता है इंटरनल। ठीक है, ये खुद रीजनरेट कर सकता है। जैसे चोट लगने पे हीलिंग पावर होती है ना हमारी बॉडी की, उसी तरीके से लीवर की भी होती है। ठीक, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। माउथ में प्रोटीन्स कहाँ स्टार्ट हो जाता है हमारा? स्टमक में। स्टमक। सिमिलरली फैट के डाइजेशन में कौन यूज कर रहा है, हेल्पफुल होता है, या कौन कहाँ से स्टार्ट होता है? लीवर। लीवर जो सिक्रीट करता है ना, उससे फैट डाइजेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट माउथ, प्रोटीन स्टमक, फैट्स लीवर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इससे, इसी से क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए उसके बाद ये फैक्ट है, टंग हैज द हाईएस्ट हीलिंग पावर। जीभ की हाईएस्ट हीलिंग पावर, मतलब चोट लगने में सबसे जल्दी ठीक हो जाती है जीभ, फटाफट। ठीक है, उसके बाद ये ऑस्टियोपेगस हमने देखा था, इसके मूवमेंट को क्या कहते थे? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हेल्प क्या करता है ऑस्टियोपेगस? माउथ से पेट में खाने को ले जाता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, और स्टमक क्या है हमारा? ब्रॉडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है। स्टमक क्या है? सबसे चौड़ा पार्ट। जैसे आपको याद रखना है कि लीवर क्या है? सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, उसी तरीके से आपको याद रखना है स्टमक क्या है? सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है। और कैपेसिटी क्या है इसकी? 1.5 लीटर। ये कैपेसिटी याद कर लीजिए, 1.5 लीटर। ठीक है, स्टमक ब्रॉडेस्ट पार्ट है, कैपेसिटी 1.5 लीटर। फैक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए, खाना हमारा स्टमक में पच पुच चुका है थोड़ा बहुत, उसमें हेल्प करी हमारे लीवर ने, हेल्प करी है हमारे, और पेनक्रियाज ने हेल्प कर दी है खाने पचाने में। उसके बाद जो खाना है वो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना कहाँ जाता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस देखिए, उस उस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो
खाने को एब्जॉर्ब करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट होगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना वो कौन करेगा, कहाँ से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, जो हमारा पेट से पचपचा के आया था उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, एब्जॉर्ब हो गया। फैट जो होते हैं खाने में, फैट जो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एडिपोज टिश्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन किस में चेंज जाता है, अमीनो एसिड में। मतलब खाने में जो ग्लूकोज था वो तो साहब हमारा इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ने डायरेक्टली मतलब कंज्यूम वो कर लिया, हमारा एब्जॉर्ब कर लिया। फैट फैटी एसिड में चेंज हो गए और स्टोर हो गए हमारी बॉडी में, यहाँ पे होने थे। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो गए, अमीनो एसिड एनर्जी प्रोवाइड कराएगा अभी। ठीक है ना, ये सब हमारा इसमें सोख लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है ना स्टार्ट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फैट चेंज होता है फैटी एसिड में। जो हमारे खाने में जो फैट जो हम रॉ खाना खा रहे थे ना, वो डाइजेशन के बाद जो फैट होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मान लीजिए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारी उंगली होती है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं विली। इनको क्या कहते हैं, विली। याद रखिएगा, फिंगर लाइन स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं विली। और यही विली खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली है, यही खाने को एब्जॉर्ब करेगा जब खाने इसके थ्रू होते हुए जाएगा। ठीक है, अब खाना कहाँ जाएगा हमारा, एब्जॉर्ब जो खाने से हमारा एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई, अब वो जो बचा हुआ पार्ट है ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो वाटर है ना वो एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल में हुआ था खाना एनर्जी तरीके से, उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो भी कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, इंपॉर्टेंट, मेडिसिन कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर और मेडिसिन, ये याद रखना है। ठीक है, वाटर और मेडिसिन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। किसके हेल्प से, विली की हेल्प से। विली क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ये है पॉइंट। इस तरीके से हमारा खाना जो था, जो खाया था उसमें से एनर्जी, एनर्जी फूड की उसमें फॉर्म में, ठीक है ना, जो मैंने फूड खाया था हमने उससे जो एनर्जी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो चुकी है, और वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो चुका है। अब जो बचा कुचा पार्ट है हमारा, जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, वो जाता है एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर। तो इस तरीके से माउथ से लेकर सारा प्रोसेस होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें हर एक जो हमारा पार्ट पार्ट पड़ा है ना बीच में, स्टमक है हमारा, ओइसोफेगस है हमारा, माउथ है, तो वो क्या क्या चीज, ये पेनक्रियाज हैं, लीवर हैं, वो क्या क्या चीज सिक्रीट कर रहे हैं और उनका क्या फंक्शन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अब अपने नोट्स बनाइए
और कोशिश कीजिएगा चीज़ों को याद रखने की, ठीक है। ये सब नोट्स हैं, आप इनको नोट बना लीजिए। हाँ, एक और पॉइंट देख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा हिस्सा होता है, और हमको पता है यही एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फैक्ट है, नोट कर लीजिए। और इसकी जो लेंथ होती है वो 20 फीट के अराउंड होती है, ठीक है। तो ये जो बताया गया है इसको आप पढ़िएगा और नोट्स बनाइए और बुक से रीडिंग मार लीजिए इसकी। ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव आप देखिए इसके क्या क्वेश्चंस कैसे आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एसएससी के देख लीजिए, आप यूपी ट्रिपल एससी को उठा के देख लीजिए, या आप रेलवे के लिए देख लीजिए, ठीक है। मतलब जो भी वनडे एग्जाम है जिसका लेवल इतना हाई नहीं है, ग्रेजुएशन का नहीं है, तो उसके में देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछ ले, ठीक। तो आज का टॉपिक फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।